फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम जैसा कि आप लोगों को के लिए लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो आने वाली वैकेंसी यानी अपकमिंग वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस कह सकते हैं और यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, इसमें आपके पीएससी के जेल वार्डर के पद देखने को मिल सकते हैं। तो वो वैकेंसी जो है लगभग मानकर चलिए कि 25,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, यानी कभी भी आ सकता है। तो रोजगारविद अंकित सर ने जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो है बुक लॉन्च की थी, मतलब कह सकते हैं कि कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। आप एक बार इसका डिस्कशन कर लीजिए, मतलब कि आप एक बार पढ़ लीजिए और आने वाली वैकेंसी के लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस बुक में कितने क्वेश्चंस बने थे अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है, और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो सब चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं अपने इस वीडियो में। और जिन भाइयों के पास ये बुक नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। हम बात करने वाले हैं वर्ड की, ठीक है। अगर बात करें वर्ड की तो टोटल कितने वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी पुराना अपडेट नहीं किए हैं शायद सर ने, तो इसमें अभी तो आपको 52 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि एक विशिष्ट वर्ड जो है आपका ऐसे लिखा जाता है, आधा व और ठ, ये विशिष्ट वर्ड मिलकर कुल मिलाकर 53 वर्ड हो गए हैं। अगर कहीं पर आपको देखने को मिले कि वर्डों की संख्या कितनी है, 52 है, 53 है, तो इसमें आप हमें 53 को मतलब टिक करेंगे, अब 52 को नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो बुक है वो प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से बनी हुई है, तो उस समय तो 52 ही थे, तो इसमें भी 52 ही कर दिया गया है। फिलहाल शायद सर से कोई चूक हुई होगी या फिर कोई बात नहीं, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें 52 वर्डों का डिस्कशन किया गया है। और हम बात कर लेते हैं स्वर की। तो देखिए जो विशिष्ट वर्ण सम्मिलित किया गया है या किसमें सम्मिलित किया गया है, तो आप कहेंगे कि व्यंजन में, मतलब पहले व्यंजन 39 थे, अब 40 हो गए हैं, ठीक है। ये विशिष्ट वर्ण आने के बाद व्यंजन की संख्या कितनी हो गई है, 40 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी दी गई है, 11 दी गई है, ठीक है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और, ठीक है। ये जो 11 हैं आपके स्वर हैं, तो इसमें से जो 11 स्वर हैं इसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 4 हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। मतलब मूल स्वर 4 हो गए आपके और दीर्घ स्वर 7 हो गए। 2 अयोगवाह हैं, अंग और अ, ठीक है। अब ये मूल स्वर कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर हम बात करें मूल स्वरों की, तो जिनको बोलने में कम समय लगता है या ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं, अ, ई, उ और री। अ हो गया आपका, ई हो गया आपका, उ और री, ये सब क्या है, मूल स्वर हैं, ठीक है। और जिनको बोलने में जो शेष 7 स्वर बच रहे हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है मूल स्वरों की अपेक्षा, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं, और जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे 7। 2 आपके अयोगवाह हो गए, कौन कौन से? अंग और अ, ये कौन से हैं, अयोगवाह हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और भी जान लेते हैं। एक होता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक। जैसे आप लिखते हैं राम, यहाँ पर देखिए बीच में ओम की तरह बना हुआ है, तो ये हो गए आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था, मतलब इनका भी फिलहाल कोई प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी बात को अगर हम खींच कर बोलते हैं तो उसमें जो बीच की गैपिंग आती है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अयोगवाह की बात करें तो इनकी संख्या 2 है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। जो अनुस्वार होते हैं अंग और अह, इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। न तो स्वर से योग न व्यंजन से, अतः अयोग फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या कहते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं मूल व्यंजन। तो फिलहाल इसमें मूल व्यंजनों की संख्या 33 दी गई है, तो उसको हम देख लेते हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं, क से लेकर अंग तक, ठीक है। ये हो गए आपके क वर्ग, ठीक। ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग की बात करें तो च से लेकर इ तक तालव्य व्यंजन होते हैं।
ठीक, यानी तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है, मूर्धा है। तो ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग की बात करें तो त है आपका त से लेकर न तक और इसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। प वर्ग की बात कर लेते हैं तो प से लेकर म तक ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो गया आपका। उसके बाद ये तो हो गए आपके 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे कितनी है, 25 है, ठीक है। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, तो 25 देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व, ठीक है। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। स ख स ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है। मतलब जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है, मतलब हथेली को आप कभी मुख के पास लगा कर देखिएगा और इन शब्दों को बोलिएगा स ख स ह, जैसे लग रहा है कि मतलब ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ त्र ज्ञ और स्र, ये आपके हो गए क्या, संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ स्र। अब इसे संयुक्त क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगर छ की बात करें तो क मतलब आधा क और स से मिलकर बना है, ठीक है। त्र की बात करें तो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ की बात करें तो ज और इ से, और स्र की बात करें तो तालव्य स और र से मिलकर बना है, ठीक है। ये तो हो गए आपके, देखिए 25 यहाँ पर हो गए थे, एक मिनट, 25 आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए और 4 संयुक्त हो गए, ठीक है। 25 और 12 कितने हो गए, 37 हो गए। अभी कितने बचे हुए हैं, 2 आपके हैं द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। यहाँ पर नीचे दिया गया है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कितने, टोटल 39। और 40वां जो है विशिष्ट व्यंजन जो है वो इसमें नहीं दिया गया है, तो आप मान कर चलिए कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। विशिष्ट व्यंजन जब जोड़ दिया जाएगा तो इसमें 40 हो जाएंगे। फिलहाल जो और भी अन्य बुक्स हैं उसमें इसका अपडेशन आ गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 40वां वर्ण जो है आपका जो इसमें जोड़ा गया है वह है आधा व और ठ को मिलकर ये विशिष्ट व्यंजन के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इसमें कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, वाक्य है। अगर बात करें भाषा की न्यूनतम इकाई तो उसे क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य की न्यूनतम इकाई जो होती है वह पद होती है, ठीक, पद यानी शब्द। और शब्द की न्यूनतम इकाई जो है वह वर्ण है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य, वाक्य की न्यूनतम इकाई पद, और शब्द यानी पद की न्यूनतम इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ण का स्वरूप। अगर हम बात करें वर्ण के स्वरूप की तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अनासवान, ठीक है, अनासवान। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, अर्थात किसी भी शब्द का वह खंड जिसका अन्य कोई खंड या विभाजन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वर्णों को अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक। संक्षेप में बात करें, संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि, मतलब ये जो एक वर्ण आते हैं मतलब बोलने में, इनके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। आगे बात करें मूल स्वर, मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण हैं और वर्णों के इस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। फिलहाल इस समय 53 हो गए हैं, लेकिन इसमें अपडेट नहीं हुआ है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको सुनते सुनते भी याद हो जाएगा कि अभी फ़िलहाल हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो 53 है। 53वां कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, जिसे हम व और आधा व और ठ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वर वर्ण। अब बात कर लें स्वर वर्ण की, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न हो, अर्थात बिना किसी अवरोध या बाधा के इनका उच्चारण होता है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तथा ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम स्वर कहलाते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि मतलब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, मतलब स्वरों का मतलब अर्थ तो आप सभी जानते होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो मतलब जो जिनमें बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनको बोलने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला दिया गया है इसमें क्या, मात्रा के एवं उच्चारण के आधार पर स्वर। इसको देख लेते हैं। तो ह्रस्व या मूल स्वर इसमें पहला नंबर दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है
जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी हमने पहले ही बताया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, अ, ई, उ और वी, ये चारों कौन से हैं, ह्रस्व स्वर आपके हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे बड़ा आ हो गया, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये क्या आपका है, ये आपके हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हमने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके और जो भी कंटेंट हम डालें वह आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, सजाती स्वर। अब सजाती स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि सजाती स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर बड़ा आ की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे अ और अ से मिलकर। ठीक है, अ और अ से मिलकर क्या होता है, बड़ा आ की मतलब उत्पत्ति होती है। और छोटी ई और छोटी ई से मिलकर क्या बनते हैं, तो आप कहेंगे कि ए बनते हैं। एक मिनट, बड़ा आ और बड़ा मतलब अ और अ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई मिलकर क्या बनाती हैं, बड़ी ई बनाती हैं। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ठीक है, विजातीय स्वर की बात करें, ये तो हो गए आपके सजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो मतलब अपने ही तरह अन्य स्वर से मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वे सजातीय स्वर होते हैं। विजातीय स्वर की बात करें तो वे स्वर जो भिन्न स्वरों के साथ मेल करके किसी तीसरे का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे ए बनाएंगे। ठीक है, अ धन ई मिलकर ए बनाएंगे, अ धन ए मिलकर ऐ बनाएंगे, अ धन ऊ मिलकर ओ बनाएंगे और अ धन ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर में क्या दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। हमने ऊपर भी आपको एक बार बताया था कि इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब आप कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम हो गया आपका, राम हो गया, ये सब क्या है आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं। हालांकि मानक हिंदी में 2 ही स्वरों ह्रस्व और दीर्घ को मान्यता प्रदान की गई है और जो ये प्लुत स्वर हैं इनकी मतलब इनका कहाँ पर देखने को मिलता था, वैदिक संस्कृत में इनका जो प्रयोग देखने को मिलता था प्लुत स्वर का। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हिंदी हम लोग देख रहे हैं इसमें 2 ही स्वरों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से, ह्रस्व व दीर्घ को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जीभ की ऊंचाई या मुंह खुलने के आधार पर स्वर। अगर बात कर लें जीभ की ऊंचाई या मुंह खुलने के आधार पर स्वर, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्वर दिए गए हैं। जैसे आपका हो गया विवृत स्वर। विवृत स्वर होता है आ, मतलब जिनको बोलने में मुंह पूरा खुलता है। ठीक है, ये हो गए आपके आ, इसमें क्या किया गया, पूरा खुला हुआ मुंह होता है। ठीक है, मुंह पूरा खुलता है। अर्धविवृत अ, औ और अम, कह सकते हैं कि मुख आधा बंद होता है। संवृत स्वर ई उ मुख पूरा बंद होता है और अर्ध संवृत मुख आधा खुला होता है, जैसे ए और ओ। ठीक है, देखिए विवृत स्वर होता है आ, मुख पूरा खुला होता है। अर्धविवृत ए मतलब ऐ, औ और अ। ठीक है, मुख आधा बंद होता है। संवृत स्वर ई उ आप कह सकते हैं कि इनको बोलने में मुख लगभग बंद ही रहता है। और अर्ध संवृत की बात करें तो ए और ओ। ठीक है, ये हो गए आपके जीभ की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर स्वर। कौन कौन से विवृत स्वर कौन से हैं, आ। अर्धविवृत स्वर ए मतलब ऐ, औ और अ। संवृत स्वर ई उ और अर्ध संवृत की बात करें तो ए और ओ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें आगे जीभ की उत्पत्ति यानी ऊपर उठे हुए भाग के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर को ही हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे कि ई ए ऐ। ठीक है, एक मिनट, ये जो स्वर होते हैं ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ई ए ऐ। देखिए एक बार हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके और बार बार आप इसमें जैसे असमंजस में न रहें। ठीक है, इसमें अग्र स्वर की बात करें तो ई और ए ऐ होते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर आपका एक है, कौन सा, अ। बोलकर देखिए, एक बीच से आवाज़ आ रही है तो अ। ठीक है, पश्च स्वर की बात करें तो आ
उ ऊ ओ औ, ये कौन से हैं? स्पष्ट स्वर के अंतर्गत आते हैं। कितने हो गए आपके? 5। 5 आपके स्पष्ट स्वर हैं, 4 अग्रस्वर हैं और 1 आपका है कौन सा? मध्य स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर। अगर बात करें ओठों की स्थिति के आधार पर, तो अवृत्तमुखी हो गए, वृत्तमुखी हो गए और अर्धवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। अवृत्तमुखी स्वर यानी अवर्तुल्य, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे अ हो गया, ई ए ऐ। ठीक है, अ ई ए ऐ, ये सब कौन से हैं? अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर की बात करें तो उ ऊ ओ औ। ठीक है, और अर्धवृत्तमुखी स्वर की बात करें तो कौन सा है आपका? आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? आगे आपका जीव के तनाव के आधार पर, मतलब जीव के तनाव के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। शिथिल स्वर अ ई उ। ठीक है, शिथिल स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ। कठोर स्वर आ ई उ। ठीक है, आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर की बात कर लेते हैं। तो कंठ स्वर के अंतर्गत, मतलब कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे अ हो गया, अह हो गया और आ हो गया, ये तीनों कौन से कंठ स्वर होते हैं। तालव्य स्वर ई, मूर्धन्य हो गया आपका री, ओष्ठ हो गया उ ऊ, अनुनासिक हो गया अंग और आंग, मतलब अ पे चंद्रबिंदु और आ पे चंद्रबिंदु। ठीक है, अनुस्वार हो गया आपका अंग। ठीक है, कंठ तालव्य ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? व्यंजन वर्ण। ये तो हो गया आपका स्वर। स्वर यहाँ तक हमने देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो पीडीएफ में दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। आपको कम समय में बहुत सब कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप बस इतना करिए कि यदि आपको चैनल पर दी गई वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच सके। हम जो भी कंटेंट यहाँ पर अपलोड कराएँ आप लोगों तक बहुत ही आराम से पहुँच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? व्यंजन। अब बात करें हम व्यंजन वर्ण की, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण व्यंजन मतलब स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन स्वर कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें अ स्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है। ठीक, आप देखते होंगे कि क के नीचे हलंत लगा रहता है, ख के नीचे कोई भी वर्ण लिखा रहे और उसके नीचे हलंत लिखा रहे, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, यही आपका शुद्ध व्यंजन होता है। अ स्वर इस प्रकार होता है जैसे आधा क और अ मिलकर क बनते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पर बताया, देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क के नीचे हलंत है और इसमें अ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? क हो गया। ठीक है, घ के नीचे हलंत है और इसमें अ जुड़ा हुआ है तो घ हो गया। अगर इनमें स्वर अ को निकाल दें तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क ख ग घ इत्यादि स्वर वर्ण स्वतंत्र तथा व्यंजन वर्ण स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 मानी गई। देखिए हमसे वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे। इसमें सर ने बहुत ही बखूबी ढंग से बताया है कि मतलब अभी हिंदी निर्देशालय ने 40वां वर्ण किसे माना है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि विशिष्ट व्यंजन के रूप में आधा व और ठ को लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से बता दिए हैं, हमें लगा कि छोड़ दिए होंगे, तो नहीं, इसमें बताया गया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 है। विशिष्ट व्यंजन आपका ये है, आपका ये हो गया आपका विशिष्ट व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसको लिखा गया, वर्ण को स्थान दिया गया आधा व और ठ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां होती हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि कितने कितने की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन कितनी होती है? 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 श्रेणियाँ। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण कई वर्ग में बटे होते हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि इसको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों में 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए
है जो क च ट त प वर्ग में विभक्त हैं। ठीक है, क वर्ग का हो गया, च वर्ग का, ट त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अतः स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 25 है। हमने पहले ही बता दिया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर उन लोगों का, अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क वर्ग की। मतलब इसमें क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ ङ, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क वर्ग। च वर्ग जो है तालु से उच्चारित होता है, च छ ज झ ञ। ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है, ट ठ ड ढ अड़। दंत से उच्चारित होने वाले शब्द वर्ग कौन है? त वर्ग। ठीक है, प वर्ग की बात करें तो प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक, यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि क वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। च वर्ग तालु से यानी ता, और ट वर्ग आपका मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में क्या दिया गया है? जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को सटाने से होता है परंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, य व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। य व की बात करें तो ये क्या होते हैं? अर्ध स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? स, ख, स, ह। ये कौन से होते हैं? स, ख, स, ह। आगे देखते हैं। व्यंजन के उपर्युक्त प्रकारों के अध्ययन से हमें व्यंजन की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इसे और सहज बनाने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर तो स्वरतंत्रीय जो मुखी होते हैं उसके अंतर्गत यानी काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? आपका ह होता है। ह कैसा व्यंजन है? काकल्य व्यंजन। कंठ व्यंजन क वर्ग होता है। तालव्य व्यंजन च वर्ग और स य। ठीक है, ये देखिए य स, च वर्ग हो गया, च छ ज झ ञ, और य स तालव्य स। ठीक है, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ड़, और मूर्धन्य स और र। ठीक है, आगे देखते हैं दंत व्यंजन। अगर दंत व्यंजन की बात करें तो त थ द ध न, ल स ज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी जोड़ दिया गया है, ल स ज, ये भी दंत के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग होता है, प फ ब भ म। दंतोष्ठ की बात करें तो व और फ। ठीक है, फ कौन सा? आप देख सकते हैं जो नुक्ता वाले फ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ चित्र में आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि वर्गों का उच्चारण स्थान। नासिक के वर्ण कौन कौन से थे? मतलब कि कहा गया है कि वर्गों का उच्चारण स्थान एक चित्र के फिगर के अनुसार बताया गया है, तो इसे हम अपलोड कर देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ठीक है, ये भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श संघर्षी की बात करें तो च, छ, ज, झ। मतलब च वर्ग में इ को छोड़कर जो होते हैं वह स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात की जाए ऊष्म संघर्षी की तो स, ख, स, ह, ये क्या है? ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। पार्श्विक व्यंजन जो है आपका ल है, लुंठित व्यंजन र है, उच्चिप्त व्यंजन ड, ढ, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अर्धस्वर की बात करें तो य व। अनुनासिक व्यंजन जो है आपके वर्ग का पांचवा अक्षर अंग, य, ड़, न, म। ठीक है, ये सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आप बात कर लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन की बात इसमें की गई है। अगर सघोष की बात करें, ठीक, घोष या सघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों आपस में टकराती हैं और झनकृत उत्पन्न करती हैं वे घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और य, र, ल, व तथा ह जो है आपका वर्ण ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, वर्ग का पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया, सभी स्वर हो गए, द्विगुण व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और ह वर्ण। ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं? सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो
अर्थात केवल श्वास की आवश्यकता हो वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी पहला और दूसरा अक्षर, वर्ग का स ख स, ह को नहीं जोड़ेंगे, ह तो आपका सघोष में आता है, स ख स ये अघोष होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राणता के आधार पर। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, यहाँ पर देखिए दिया गया क्या, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, अंगा, ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंगा नहीं, ये ढ है। ठीक है, ड ढ ये द्विगुण वाला ड है। ठीक, ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। अल्प प्राण की कुल संख्या 31 होती है। कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, स्वर यानी सभी स्वर हो गए, और ड। ठीक है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, 31। आगे बढ़ते हैं, बात करें हम महाप्राण की, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उच्चारण में वायु की अधिक आवश्यकता भी पड़ेगी, हकार की ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा हो गया और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। उष्म व्यंजन हो गए आपके स ख स, और ड ढ जो है आपका, मतलब द्विगुण व्यंजन का ढ जो है अल्पप्राण में आता है, ढ जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। और इनकी कुल वर्ण संख्या महाप्राण की कितनी है, 15 है। आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक के बारे में कुछ दिया गया है। सामान्यतः हम कई बार अनुस्वार यानी अंग की बिंदी को और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है को लेखन शैली में एक जैसा लिख देते हैं, जो कि व्याकरण या उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि अनुनासिक और अनुस्वार की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है, परंतु इनकी ध्वनि वास्तविकता में एक दूसरे से अलग है। इसलिए अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग लेखन शैली में अत्यधिक सावधानी से करना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुख से अधिक और नाक से कम, बहुत कम सांस निकलती है। ठीक है, जैसे चाँद, अनुनासिक किसे कहते हैं, चंद्रबिंदु वाला जो होता है, चांदनी, चिड़िया, गांव, आंसू आदि। वही अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार में मुंह से कम तथा नाक से अधिक सांस निकलते हैं। शंख, मंद, छंद, पंच, अंग। ठीक है, आप लोग बोल कर देख लीजिएगा, मतलब जिसमें मुख से ज़्यादा वायु निकले, नाक से कम, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, और अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार में क्या होता है, नाक से ज़्यादा वायु निकलती है और मुख से कम निकलती है। ठीक, ये तो हो गया आपका आज का सिलेबस कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट